हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन दिस लाइव क्लास, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके so that we can start the discussion. Wait for your confirmation, तो क्विकली कंफर्म कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर। ऐसे क्वेश्चंस जो पास्ट में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ऑलवेज बनी रहती है। ये हमारे मॉड्यूल ए के चैप्टर 17 से हैं जो कस्टमर सर्विस को रिलेट करता है। तो यहाँ से कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगातार भी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मैराथन को। ये हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1। आरबीआई हैज़ एम्फसाइज्ड मैटर्स रिलेटिंग टू कस्टमर सर्विस शुड बी डेलिब्रेटेड बाय बोर्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एम्फेसाइज करता है कि जो मैटर कस्टमर सर्विस को रिलेट करती हैं बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर उसके बारे में चर्चा हो। बोर्ड नीड टू रिव्यू कस्टमर सर्विस आस्पेक्ट्स इन द बैंक। सो बोर्ड्स को कस्टमर सर्विस के आस्पेक्ट्स को रिव्यू करना चाहिए। सो ए डिटेल्ड मेमोरेंडम शुड बी सबमिटेड टू बोर्ड वंस एवरी हाउ मेनी मंथ्स। सो बैंक अपने बोर्ड को एक डिटेल्ड मेमोरेंडम पेश करेगा और ये कितने पीरियड के बाद पेश करेगा, वंस इन एवरी 6 मंथ्स या वंस इन एवरी 8 मंथ्स, once in every 3 months या once in every 9 months. तो what will be the answer? Question number 1. तो ये एक मेमोरेंडम, एक रिव्यू सबमिट करना होगा बोर्ड को। बोर्ड उसको रिव्यू करेगा तो इसका पीरियड क्या रहेगा, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए दिस इज द आंसर। तो ये रिव्यू सबमिट होना है वंस एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने के बाद ये रिव्यू होना है। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। द इंस्टीट्यूशनल सेटअप प्रेस्क्राइब्ड बाय आरबीआई फॉर बैंक्स फॉर कस्टमर सर्विस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है बैंक के विद इन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो प्रेस्क्राइब किया है कस्टमर सर्विस के लिए, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। 1. कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ द बोर्ड। नंबर 2. स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस। नंबर 3. ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी। नंबर 4. नोडल डिपार्टमेंट और ऑफिशियल फॉर कस्टमर सर्विस। नंबर 5. स्पेशल कमेटी फॉर कंप्लेंट रेजोल्यूशन। तो क्वेश्चन में दिए हैं ये 5 ऐसे इंस्टीट्यूशनल सेटअप के कंपोनेंट्स। हमने इनमें बताना है कौन कौन से करेक्ट हैं। 1 2 3 4 5 ऑल, 1 2 3 4 ओनली, 1 2 3 ओनली या 1 3 5 ओनली। तो कौन कौन से इसमें होने चाहिए इंस्टीट्यूशनल सेटअप में। ये अलग अलग कमेटीज हैं डिफरेंट लेवल्स की या ऑफिशियल्स हैं एट डिफरेंट लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 2, सभी को केयरफुली एग्जामिन करें फिर आंसर को प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या बनेगा। तो चलिए सभी को एक एक करके देख लेते हैं। इस इंस्टीट्यूशनल सेटअप में कस्टमर सर्विस कमेटी बोर्ड की होनी चाहिए, यस ये तो होनी चाहिए। नंबर 2, स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस होनी चाहिए, यस ये भी होनी चाहिए। ब्रांच लेवल के ऊपर कस्टमर सर्विस कमेटी होनी चाहिए, यस ये भी होनी चाहिए। नोडल ऑफिशियल या नोडल डिपार्टमेंट कस्टमर सर्विस के लिए होना चाहिए हेड ऑफिस के अंदर, यस ये भी होना चाहिए। स्पेशल कमेटी ऑन कंप्लेंट रेजोल्यूशन होनी चाहिए, नो इसका जिक्र नहीं है आरबीआई की इन गाइडलाइंस के अंदर। सो नंबर 5 इज आउट।
इसके चलते आवर आंसर विल बी बी। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फ्रेंड्स, यूट्यूब के ऊपर हम एवरी डे फ्री लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं जो JIB CIB प्रमोशन एग्जाम्स को कवर करती हैं। सभी पेपर्स को हम कवर कर रहे हैं एवरी डे, तो इसमें कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस भी, लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं और केस स्टडी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। इन क्लासेस का अगर आप बेनिफिट अभी तक नहीं ले रहे तो दिस इज़ द टाइम जब आप इनका बेनिफिट ले सकते हो अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन बेटर करने के लिए। तो चलिए अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। Which of the following statement regarding customer service committee of the board are correct? जो बोर्ड की कस्टमर सर्विस कमेटी है तो उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनमें करेक्ट है? Experts and representative of customers should be invited. This enables formulating policies and assess compliance thereof. This brings ongoing improvement in quality of customer service. Committee should play proactive role with regard to complaints, grievances resolved by ombudsman. तो बोर्ड की जो कस्टमर सर्विस कमेटी है उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं। हमने बताना इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट आपको लगता है कि ये एक्चुअल हैपन होती हैं या करेक्ट हैं। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं 1 2 3 4 5 ऑल, या 1 2 3 ओनली, या 1 2 4 ओनली, या 1 3 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या बनता है? चलिए इनको एग्जामिन कर लेते हैं सभी स्टेटमेंट्स को। एक्सपर्ट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कस्टमर शुड बी इनवाइटेड। इनकी जो मीटिंग्स होती है उनमें एक्सपर्ट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कस्टमर्स को इनवाइट करना चाहिए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दिस एनेबल्स फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड असेस कंप्लायंस। इसका बेनिफिट क्या होगा जब हम एक्सपर्ट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाएंगे कस्टमर्स के जो है, तो जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे उसके लिए हमें हेल्प मिलेगी और उसका जो कंप्लायंस है उसके लिए हेल्प मिलेगी। दिस ऑल्सो इज करेक्ट। दिस ब्रिंग्स ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस। ये लगातार कस्टमर सर्विस में इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी करेक्ट है। कमेटी शुड बी प्रोएक्टिव। उनको प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए कंप्लेंट्स को लेके, ग्रीवांसेस को लेके जो ओम्बड्समैन रिजॉल्व कर रहे हैं। तो दिस ऑल्सो इज करेक्ट। तो दिस मीन all options are correct. Our answer will be A. Who recommended establishment of a permanent standing committee on customer service in banks? So जो standing committee है customer service की बैंकों में, उसको किसने recommend किया और ये कमेटी क्या करती है? It is a dedicated focal point for customer service and have efficient powers to evaluate functioning in various departments. सो दिस मीन ये स्टैंडिंग कमेटी एक हाई पावर्ड कमेटी है जो कस्टमर सर्विस से ही रिलेटेड है। तो इसका रिकमेंडेशन किसने किया कि इसे इस्टेब्लिश किया जाए? तो इट वाज डन बाय कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस, डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डन बाय कमेटी ऑन प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो किसने इसको रिकमेंड किया था? तो हु हैड रिकमेंडेड establishment of this committee? तो इनमें से किसने कहा था कि ये कमेटी बैंक में होनी चाहिए और ये उसकी पावर्स या उसके रोल होना चाहिए? सो दिस इज डन बाय कमेटी ऑन प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विस। तो इस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, कमेटी ऑन प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विस। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स रिलेटिंग टू स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस? तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस जिससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 भी था, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं?
First statement. Committee serve as a micro-level executive committee driving implementation process and providing relevant feedback. Number 2. Standing committee acts as bridge between various departments of the bank and the board or customer service committee of the board. Number 3. Committee may be chaired by CMD or executive director. Number 4. Committee will monitor timely and effective compliance of RBI directions on customer service and determine that action taken is in tune with their spirit and intent. तो हमने बताना है इनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स में ट्रू हैं और कौन कौन सी फॉल्स हैं, और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. सो डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं, कौन सी ऑप्शन करेक्ट बनती है. यस, इनको सभी को रीड करिए और फिर अंदाज़ा लगाइए कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है 1 से लेके 4 तक. तो यू कैन रीड इट वंस अगेन और साथ में उसका इवेल्युएशन करते चलें. अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है और इसके नोट्स बनाए हैं तो फिर आपको डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो फिर इनके आंसर देने में आपको डिफ़िकल्टी तो आएगी. तो चलें एग्जामिन कर लेते हैं सभी स्टेटमेंट्स को. स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस. नंबर 1. कमेटी सर्व्स एज माइक्रो लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी. ये एक छोटी कमेटी है, यानी इसमें थोड़े लोग हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव्स की कमेटी है, यानी सीनियर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी कमेटी है, और ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस और रेलेवेंट फीडबैक बोर्ड को प्रोवाइड करती है. ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. नंबर 2. ये ब्रिज के तौर के ऊपर काम करती है. एक तरफ डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं बैंक के और एक तरफ बोर्ड है या बोर्ड की कस्टमर सर्विस कमेटी है. यस, ये पुल का काम करती है, ब्रिज का काम करती है, यानी दोनों को लिंक कर देती है. कमेटी में बी चेयर्ड बाय CMD और ED. ये भी करेक्ट है. तो इसको जो चेयरमैन होंगे इसके या तो बैंक के CMD होंगे या बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. नंबर 4. कमेटी विल मॉनिटर टाइमली एंड इफेक्टिव कंप्लायंस ऑफ RBI डायरेक्शंस. तो ये मॉनिटर करती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डायरेक्शन है कस्टमर सर्विस के ऊपर, उनकी टाइमली और इफेक्टिव कंप्लायंस हो रही है. और ये डिटरमिन भी करती है कोई एक्शन तो नहीं लेने वाला जो इन ट्यून हो विद स्पिरिट एंड इंटेंट. तो ये भी काम ये करती है. सो सभी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो दैट मीन ऑप्शन ए सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो ऑप्शन ए हमारा आंसर बन गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. At all branches, a customer service committee should be in place as a formal channel of communication between customers and the bank, and it should be strengthened with greater involvement of customers. These should include at least. So, सभी ब्रांचेस के ऊपर कस्टमर सर्विस कमेटी होनी चाहिए एक फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के लिए कस्टमर के बीच में और बैंक के बीच में, और इसको स्ट्रेंथन किया जाए और इसमें ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट हो कस्टमर्स की. इस पर्पस के लिए इस कमेटी में कौन होने चाहिए? स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, बैंक मैनेजर होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होने चाहिए या सीनियर सिटीजन होने चाहिए. बैंक मैनेजर को तो खैर होना है, तो इसको तो हम फॉर द टाइम बिंग आंसर देते समय एक तरफ रख दें. बाकी ऑप्शन में से हमने आंसर प्रोवाइड करना है. स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल होने चाहिए या सीनियर सिटीजन होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6. तो इसमें सीनियर सिटीजन को भी बुलाना चाहिए. सो दैट इज द गाइडलाइन. सो देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ सीनियर सिटीजन ऑल्सो. ऑप्शन डी इज आवर आंसर. लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 7. Branch level customer service committee should meet at least twice a month, once a month, quarterly or biannually to study complaints, suggestions, cases of delay, difficulties faced reported by customers, members of the committee, and evolve ways and means of improving customer service.
तो कमेटी क्या करेगी? स्टडी करेगी कंप्लेंट्स सजेशंस को, या डिले के केसेस को, या डिफिकल्टी जो कस्टमर ने रिपोर्ट की या मेंबर्स ऑफ कमेटी ने रिपोर्ट की, और इवॉल्व करेगी वो मेथड्स के कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव किया जाए। क्वेश्चन ये है कि इसकी मीटिंग इनमें से किस पीरियडिसिटी में होनी चाहिए? तो 2 महीने में, ट्वाइस ए मंथ, महीने में 2 बार, या महीने में 1 बार, या क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, या बाय एनुअली। तो किस पीरियडिसिटी बेसिस के ऊपर इसकी मीटिंग्स होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? सो इनकी मीटिंग होनी चाहिए महीने में कम से कम 1 बार, एटलीस्ट वंस इन ए मंथ। एटलीस्ट मीन्स कम से कम 1 बार, वंस ए मंथ। क्वेश्चन नंबर 8, द ब्रांच लेवल कमिटी शुड सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, या बाय एनुअल रिपोर्ट, गिविंग इनपुट्स एंड सजेशंस टू द स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस। ये जो ब्रांच लेवल कमेटी है, ये सजेशंस या इनपुट देगी स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस को। उसके लिए इनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। सो रिपोर्ट की पीरियडिसिटी क्या है? क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर, एनुअल बेसिस के ऊपर, या बाय एनुअल। इनकी जो मीटिंग होनी है वो कम से कम महीने में 1 बार होनी चाहिए, और ये रिपोर्ट इनको किस पीरियडिसिटी के बेसिस के ऊपर सबमिट करनी है? क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 8 का। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8, periodicity of submitting the report. ये रिपोर्ट सबमिट होनी है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वार्टर में 1 बार, यानी ऑन ए क्वार्टरली बेसिस दिस रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड। क्वेश्चन नंबर 9, ईच बैंक शुड हैव ए ऑडिट कमेटी, ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, ए लीगल एडवाइजर, या नोडल डिपार्टमेंट और ऑफिशियल फॉर कस्टमर सर्विस इन हेड ऑफिस एंड ईच कंट्रोलिंग ऑफिस with whom customers with grievances can approach in the first instance and with whom ombudsman RBI can liaise। तो हर एक बैंक में इनमें से क्या होना चाहिए कस्टमर सर्विस को लेकर, हेड ऑफिस में भी और कंट्रोलिंग ऑफिस में भी, जिसके चलते कस्टमर्स अपने ग्रीवेंसेस को लेकर के इनके पास जा सकें, और रिजर्व बैंक या ओम्बड्समैन को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी इनके साथ राब्ता रख सके। तो हमने बताना है इनमें से क्या होना चाहिए बैंक के अंदर। ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, लीगल एडवाइज़र होने चाहिए, या नोडल डिपार्टमेंट या ऑफिशियल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखें क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर बनता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था, नोडल डिपार्टमेंट या ऑफिशियल होना चाहिए। सो 1 नंबर क्वेश्चन में हमने इसका जिक्र किया था, अगर आप इसको रिकॉल कर सकें तो हमने दिस वाज द आंसर। नोडल डिपार्टमेंट या ऑफिशियल बैंक के हेड ऑफिस में भी और बैंक के कंट्रोलिंग ऑफिस के अंदर भी। बैंक्स शुड हैव फॉलोइंग पॉलिसीज ड्यूली अप्रूव्ड बाय देयर बोर्ड विच आर एसेंशियली पर्टेनिंग टू कस्टमर सर्विस। बैंक के पास ये पॉलिसीज होनी चाहिए जिसे बोर्ड ने प्रॉपरली अप्रूव किया हो, और ये रिलेट करती हैं कस्टमर सर्विस को। कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं? कॉम्प्रिहेंसिव डिपॉजिट पॉलिसी, चेक कलेक्शन पॉलिसी, कस्टमर कॉम्पेंसेशन पॉलिसी, कस्टमर ग्रीवांस रिड्रेसल पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल ट्रांजैक्शन पॉलिसी। तो कौन कौन सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए? 1 2 3 4 ऑल, या 1 2 3 4 ओनली, या 1 2 3 ओनली, या 1 3 5 ओनली। तो कौन कौन सी पॉलिसीज होनी चाहिए? तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड, ये सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं
पास्ट में पूछे जा चुके हैं या इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ऑलवेज बनी रहती है। तो जब भी आप स्टडी करें हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं। हैंड रिटन नोट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा आप देर तक इनको याद रख सकते हैं और पेपर में रिवीजन के समय भी ये काम आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस होती है हैंड रिटन नोट्स की। तो कौन कौन सी पॉलिसीज बैंक का बोर्ड अप्रूव करेगा, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी पॉलिसीज हैं। नंबर 1, कॉम्प्रिहेंसिव डिपॉजिट पॉलिसी, ये तो होनी चाहिए। नंबर 2, चेक कलेक्शन पॉलिसी, यस ये भी होनी चाहिए। नंबर 3, कस्टमर कॉम्पेंसेशन पॉलिसी, ये भी होनी चाहिए। कस्टमर ग्रीवांस रिड्रेसल पॉलिसी, यस ये भी होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल ट्रांजैक्शन पॉलिसी, इस नाम की कोई पॉलिसी नहीं है, तो दिस इज आउट। तो दिस मीन ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वेरियस पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय बैंक्स फॉर कस्टमर कॉम्पेंसेशन और ग्रीवांस रिड्रेसल एटसेट्रा शुड बी मेड नोन टू द कस्टमर थ्रू। तो जो अलग अलग पॉलिसीज बैंक बनाता है कस्टमर कॉम्पेंसेशन के लिए या ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए, तो कस्टमर को इनकी जानकारी होनी चाहिए और बैंक ये जानकारी इनमें से कैसे प्रोवाइड करेगा, वेबसाइट के थ्रू, ब्रांचों में एक नोटिस लगा करके या ब्राउचर्स बांट करके। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं 1 2 3 ऑल, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली या 1 and 3 ओनली। सो वेबसाइट के थ्रू, ब्रांचों में नोटिस के द्वारा या ब्राउचर्स बांट करके। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए? व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11? तो चलिए देख लेते हैं। तो वेरियस पॉलिसीज, हाँ इसका जो कस्टमर को बताना है वेबसाइट के थ्रू बताना है, यस दिस इज करेक्ट। ब्रांचों में नोटिस पेस्ट करने हैं, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। ब्राउचर्स बांटने हैं, ये जरूरी नहीं है, तो दिस इज आउट। तो दिस मीन ऑप्शन बी इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, if a bank provides some other facilities by tying up with placement of deposit, it is treated as and should not be adopted by the bank। तो अगर बैंक कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टाई अप करके विद प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट, कि आप हमें डिपॉजिट दो और हम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो इस प्रकार की फैसिलिटी को क्या ट्रीट किया जाएगा? प्रमोशनल एक्टिविटी, इनोवेटिव स्कीम, रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस या रेगुलेटरी मेजर। तो अगर बैंक कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये कंडीशन के साथ कि आप डिपॉजिट हमें दीजिए टाई अप करके, तो इसको हम क्या मानेंगे? इनमें से प्रमोशनल एक्टिविटी मानेंगे, इनोवेटिव स्कीम मानेंगे, रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस मानेंगे या रेगुलेटरी मेजर मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्या आंसर हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए? फ्रेंड इसको माना जाएगा रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस, कि आप अगर ये करेंगे तो हम आपके लिए ये कर देंगे, तो ये रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस है और जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्करेज करता है। इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को कवर करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इफ फ्री लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम, जो क्लास इस समय आप ज्वाइन किए हुए हैं क्या ये काफ़ी है आपके एग्जाम को पास करने के लिए? फ्रेंड इस प्रकार की जितनी भी क्लासेस हैं वो आपके स्कोर को बहुत इम्प्रूव करते हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर ज्वाइन करें, लेकिन ये काफ़ी नहीं होती हैं एग्ज़ाम को पास करने के लिए। एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको फुल सिलेबस का कवरेज करना होता है, लेकिन इन क्लासेस में हम बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट पूरे सिलेबस को नहीं कवर कर पाते, इसीलिए इनको ज़रूर ज्वाइन करें, इनका बेनिफिट लें, ये आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेंगी। अगर फुल सिलेबस आप कवर कर रहे हैं बाय यूजिंग IIBF बुक्स, तो जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है इनके बारे में
वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टूडेंट का ऐसा मानना है कि इन बुक्स में जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा हुआ है, उसको अंडरस्टैंड करने में उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, यानी वो बार बार पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, और इनके चलते दे हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो। और इन दोनों के कारण वो पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। इसके अलावा इन बुक्स में जो क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए वो बहुत थोड़े हैं, स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है, और केस स्टडीज तो ऑलमोस्ट बिल्कुल दी ही नहीं हुई। तो फिर इन सभी के चलते वो प्रॉपर प्रेपरेशन नहीं कर पाते और क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पाते। अब एज एन ऑल्टरनेटिव आप हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स को यूज़ कर सकते हैं। इन वीडियो लेसन में जो कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करते हैं बहुत सिंपल करके बताते हैं, जिससे आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं और बड़ी क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, यानी आपकी ये दोनों इश्यूज उसमें सॉल्व हो जाते हैं, जिसके चलते आप पूरे सिलेबस को भी कवर कर पाते हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो जो आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस करवा देंगे। हमारा केस स्टडी का जो पैकेज है उसके अंदर आपको विद सॉल्यूशन बहुत सारी केस स्टडीज मिल जाएंगी और आपका ये एस्पेक्ट भी कवर हो जाएगा, यानी आपके सभी इश्यूज का जो सॉल्यूशन है हमारी इन प्रोडक्ट्स में है। तो ये अवेलेबल कहाँ पे होंगी? तो ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो हमारी वेबसाइट के कोर्स पेज में जाएं। सो कोर्स पेज में आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। वेबसाइट के ऊपर आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो इनका बेनिफिट लीजिए अगर अभी तक उसको शुरू आपने नहीं किया है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बैंक्स शुड हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी ऑन कलेक्शन ऑफ चेक्स। तो बैंकों के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए चेक कलेक्शन के लिए। ये पॉलिसी इनमें से किस किस पार्ट को कवर करेगी? नंबर 1, इमीडिएट क्रेडिट फॉर लोकल और आउटस्टेशन चेक्स को। नंबर 2, टाइम फ्रेम फॉर कलेक्शन ऑफ लोकल और आउटस्टेशन इंस्ट्रूमेंट्स को। नंबर 3, इंटरेस्ट पेमेंट फॉर डिलेड कलेक्शन। नंबर 4, ग्रीवांस रिड्रेसल। तो यहाँ पे ये नंबर 4 है, नंबर 3 नहीं है ये। तो इन 4 एस्पेक्ट को ये कवर करेगी। तो क्या सचमुच में ये चारों एस्पेक्ट हैं? तो हमारे ऑप्शंस है 1 2 3 4 ऑल, या 1 2 3 ओनली, या 1 2 4 ओनली, या 1 3 4 ओनली। तो इनमें आइडेंटिफाई करिए कौन कौन से करेक्ट बनते हैं। सो पॉलिसी इनमें से किस किस एस्पेक्ट को कवर करेगी? क्वेश्चन नंबर 13, क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 का? चलिए देख लेते हैं। इमीडिएट क्रेडिट ऑफ लोकल और आउटस्टेशन चेक्स को, इसको यस कवर करेगी। देन टाइम फ्रेम क्या रहेगा इनके कलेक्शन के लिए, उसको भी कवर करेगी। और डिले होती है तो इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, इसको भी कवर करेगी। ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए इस प्रकार की पॉलिसी नहीं है, क्योंकि वो एक जनरल पॉलिसी है बैंक की, जिसमें इन बातों को भी कवर किया जाएगा। तो ये पार्ट इस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। सो दैट मीन ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। Banks must have a customer compensation policy that could be based on model policy of IBA। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे चेक कलेक्शन की पॉलिसी को, यहाँ बात हम कर रहे हैं कस्टमर कॉम्पनसेशन पॉलिसी को, जो IBA की मॉडल पॉलिसी उसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। इट शुड कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट: एरोनियस डेबिट्स ड्यू टू फ्रॉडुलेंट और अदर ट्रांजेक्शंस, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिले इज इन कलेक्शन, payment of interest for delay in issue of duplicate drafts, other unauthorized actions of the bank leading to financial loss to the customer। तो कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी में इनमें से कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए? 1 2 3 4 ऑल, या 1 2 3 ओनली, या 1 2 4 ओनली, या 1 3 4 ओनली। तो ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। So what shall be the answer for question number 14?
तो 4 स्टेटमेंट्स आपको दी हैं, तो इन 4 स्टेटमेंट्स में 4 एस्पेक्ट्स हैं, तो देखिए कौन कौन से एस्पेक्ट को कवर करना होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एस्पेक्ट को कवर करना होगा। एरोनियस डेबिट्स ड्यू टू फ्रॉडलेंट और अदर ट्रांजैक्शन। सो गलत डेबिट कर देना फ्रॉड के कारण या दूसरी ट्रांजैक्शन के कारण, यस, इसके लिए क्या कॉम्पनसेशन होगी, ये कवर होना चाहिए। अगर डिले होता है कलेक्शन में तो उसका इंटरेस्ट क्या होना होगा, ये भी उसमें कवर्ड होनी चाहिए। अगर डिले होती है इश्यू ऑफ डुप्लीकेट डीडी इशू करने में तो उसका भी जिक्र होना चाहिए। बाकी की जो अनऑथराइज्ड एक्शन है बैंक के जिसके कारण कस्टमर को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, उसके लिए भी कॉम्पनसेशन क्या होगी, ये भी कवर होना चाहिए। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट कवर होने चाहिए। सो दैट मीन ऑप्शन ए इसमें हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15, banks should have board approved policy for general management of branches covering। सो बैंकों के पास बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड एक जनरल मैनेजमेंट पॉलिसी भी होनी चाहिए, से ब्रांचेस को जनरली कैसे मैनेज किया जाए। सो इसमें किस किस बात को कवर किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एट द ब्रांचेस, नंबर 2 इंक्वायरी काउंटर्स एट लार्ज एंड बिग ब्रांचेस इन एडिशन टू रिसेप्शन काउंटर्स, नंबर 3 multilingual indicator boards at all counters, number 4 use of Hindi regional language in transacting business with the customers। तो बैंकों के द्वारा बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड ये पॉलिसी हो जो जनरल मैनेजमेंट ऑफ ब्रांचेस को कवर करेगी। तो इसमें ये 4 एस्पेक्ट होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। हमने एग्जामिन करना है इनमें से कौन कौन से एस्पेक्ट करेक्ट हैं, 1 2 3 4 ऑल या 1 2 3 ओनली या 1 2 4 ओनली या 1 3 4 ओनली, किन किन एस्पेक्ट्स को इनमें कवर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आंसर बनता है, देखिए एग्जामिन करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। व्हाट शुड बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एट ब्रांचेस, इसके बारे में इसमें चर्चा हो, यस इट इज। इंक्वायरी काउंटर होने चाहिए लार्ज एंड बिग ब्रांचेस के साथ में और रिसेप्शन काउंटर के अलावा, तो ये भी करेक्ट है। मल्टीलिंगुअल इंडिकेटर बोर्ड होने चाहिए सभी काउंटर्स के ऊपर, ये भी करेक्ट है। हिंदी का यूज़ होना चाहिए, साथ में रीजनल लैंग्वेज को भी यूज़ किया जाना चाहिए जो ट्रांजैक्टिंग बिजनेस है कस्टमर के साथ, ये भी होना चाहिए। तो ये सारे के सारे होने चाहिए इस पॉलिसी के अंदर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। As part of general management of branches in a bank, banks should have an official who should keep on moving to ensure responsiveness of employees and helping customers in their transaction. Such officials are called। तो जनरल मैनेजमेंट ब्रांचों का कैसे हो, उसके अंदर बैंकों को एक ऑफिशियल भी नियुक्त करना चाहिए जिसका काम है कि वो मूव करता रहे और देखता रहे कि एम्प्लॉइज़ का जो रिस्पॉन्स है कस्टमर के प्रति कैसा है और क्या एम्प्लॉइज़ कस्टमर को हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस के लिए। तो उस प्रकार के ऑफिशियल को क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है मोबाइल मैनेजर, इनको कहा जाएगा डायनामिक ऑफिशियल, इनको कहा जाएगा रोविंग ऑफिशियल या इनको कहा जाएगा एजाइल सुपरवाइजर। तो व्हाट विल दे बी कॉल्ड, तो इनको क्या कहा जाएगा। इनका काम है कि ये मूव करते रहेंगे ब्रांच के अंदर ये देखने के लिए कि एम्प्लॉइज़ कितने रिस्पॉन्सिव हैं और साथ में ये हेल्प करेंगे कस्टमर्स की इन देयर ट्रांजैक्शंस। इस प्रकार के ऑफिशियल को हम कहते हैं रोविंग ऑफिशियल। तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। तो इनका काम है कि ये मूव करते रहते हैं ब्रांच के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कस्टमर्स आर एलिजिबल फॉर हाउ मैनी फ्री ATM ट्रांजेक्शन इंक्लूसिव ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एवरी मंथ फ्रॉम देयर ओन बैंक ATM। सो बैंकों का जो अपना ATM है, कस्टमर को कितनी फ्री ट्रांजेक्शन्स परमिटेड है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं, 3 या 4 या 5 या 6 पर मंथ। तो अपने ही ATM की हम बात कर रहे हैं, उसमें अपने ही कस्टमर को कितनी फ्री ATM ट्रांजैक्शन परमिट होंगी पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 17।
तो कस्टमर को ये ट्रांजैक्शंस 5 कम से कम अवेलेबल होंगी, एटलीस्ट 5. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 18, कस्टमर्स आर एलिजिबल फॉर फ्री ट्रांजैक्शंस. यहाँ पे भी हम एटीएम की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फ्रॉम अदर बैंक एटीएम्स, और वो भी मेट्रो सेंटर्स के ऊपर. और नॉन मेट्रो सेंटर्स में वो कितनी होंगी? सो कितनी ट्रांजैक्शन मेट्रो सेंटर, कितनी ट्रांजैक्शन नॉन मेट्रो सेंटर. और एटीएम है दूसरे बैंकों का, अपने बैंक का नहीं. अपने बैंक का तो हमने ऊपर कवर कर लिया है. सो इट इज 2 and 4, इट इज 3 and 5, इट इज 4 and 6, इट इज 5 and 7. कम से कम होती हैं ये, एटलीस्ट. सो क्वेश्चन नंबर 18, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए? सो इन मेट्रो एटलीस्ट 3 ट्रांजेक्शंस, इन अदर सेंटर्स एटलीस्ट 5 ट्रांजेक्शन. सो ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा. सो मेट्रो के अंदर 3, नॉन मेट्रो के अंदर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, for enhancing efficiency in ATM operations, the following steps should be taken by the bank. ATM operations की efficiency को increase करने के लिए इनमें से कौन कौन steps banks लेगा? Message of non-availability of cash to be displayed before transaction initiation on screen or any other manner. कैश अवेलेबल नहीं है, ये मैसेज फ्लैश करना चाहिए स्क्रीन के ऊपर कि कैश अवेलेबल नहीं है, और वो भी उसके ट्रांजैक्शन इनिशिएशन से पहले. टू डिस्प्ले एटीएम आईडी इन द एटीएम प्रीमिसेस. नंबर 3, कंप्लेंट फॉर्म्स विद नेम एंड फोन नंबर्स ऑफ द ऑफिशियल टू बी अवेलेबल एट एटीएम्स. नंबर 4, सफिशिएंट टोल फ्री फोन नंबर्स फॉर लॉजिंग कंप्लेंट्स, रिपोर्टिंग एंड ब्लॉकिंग लॉस्ट कार्ड्स, ये होनी चाहिए. टू इन्फॉर्म कस्टमर फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन, कंप्लेंट मस्ट बी लॉज्ड विद द कार्ड इशूइंग बैंक फॉर ऑल फेल्ड ट्रांजेक्शन. तो ये एटीएम ऑपरेशन को एफिशिएंसी प्रोवाइड करने के लिए इनमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि डिज़ायरेबल है? ऑल द 5 या 1 2 3 4 ओनली, या 1 2 3 ओनली, या 1 3 5 ओनली? तो कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए? सो एटीएम्स को लेकर के इनमें कौन कौन से हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं? तो चलिए इनको एग्जामिन करते हैं. मैसेज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, यस, ये तो पहले आ जाना चाहिए अगर कैश अवेलेबल नहीं है. एटीएम आईडी उसको डिस्प्ले करना, ताकि अगर कंप्लेंट करनी है तो वो आईडी कोड की जा सके. कंप्लेंट फॉर्म्स वहाँ पे होने चाहिए, नेम एंड फ़ोन नंबर ऑफ ऑफिशियल जिसको ये कंप्लेंट भेजना है. टोल फ्री फ़ोन नंबर्स कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए या रिपोर्टिंग के लिए या ब्लॉकिंग ऑफ लॉस्ट कार्ड के लिए होने चाहिए. इन्फॉर्म कस्टमर फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन, कंप्लेंट मस्ट बी लॉन्च्ड विद कार्ड इशूइंग बैंक. ये ऑल टुगेदर एक अलग इंस्ट्रक्शन है, तो ये फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, ये इसका पार्ट नहीं है. तो दिस मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20, बैंक्स या white labeled ATMs should have robust system for availability of cash in ATMs with timely replenishment. वो ATM बैंक की हों, वो ATM white label ATMs हों, तो एक सिस्टम हेल्दी होना चाहिए, उसमें कैश अवेलेबल होना चाहिए और उसकी टाइमली भरपाई होनी चाहिए. कैश आउट एट एनी ATM मोर देन 10 आवर्स इन ए मंथ. 10 घंटे से ज़्यादा अगर कैश अवेलेबल नहीं है एक महीने के अंदर, तो फ्लैट पेनल्टी देनी होगी बैंक को पर ATM. तो वो फ्लैट पेनल्टी कितनी है? 5,000 रुपीज़ की, 7,005 रुपीज़ की, 10,000 रुपीज़ की या 15,000 रुपीज़ की? तो पेनल्टी कितनी पे करनी होगी कैश आउट के लिए अगर 10 घंटे से ज़्यादा एक महीने में कैश आउट रहा उसके अंदर?
Question number 20. What shall be the answer? सो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ये पेनल्टी का अमाउंट है ₹10,000, 10,000 रुपये उसको पर एटीएम पेनल्टी पे करनी पड़ेगी जिन जिन एटीएम में कैश वाज आउट। Now question number 21. RBI has advised banks to resolve customer complaints regarding wrongful debit on account of ATM transactions within how many days on receipt of a customer complaint? Within T plus 2 working days, within T plus 3 working days, T plus 4 working days या T plus 5 working days। अगर बैंकों को कंप्लेंट मिलती है कस्टमर से रिगार्डिंग रॉन्गफुल डेबिट इन द एटीएम ट्रांजैक्शन, तो इसको कितने पीरियड में रिजॉल्व करना होगा बैंक को फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट। सॉरी फ्रेंड्स, सो क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट शैल बी द आंसर। हमने बताना है टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच इट शुड बी रिजॉल्व्ड। सो इसका जो रेजोल्यूशन है वो हो जाना चाहिए T plus 5 वर्किंग डेज के अंदर, T plus 5 वर्किंग डेज के अंदर, तो दिस शुड बी रिजॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 22, इन केस ऑफ डिले इन रिजॉल्विंग कस्टमर कंप्लेंट, तो ये जो रेजोल्यूशन अगर T plus 5 वर्किंग डेज में नहीं होता, अगर इसमें डिले होती है फॉर रॉन्गफुल डेबिट ऑन अकाउंट ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन, तो बैंक कंपेंसेट करेगा कस्टमर को फॉर डिले पीरियड। कॉम्पनसेशन का रेट क्या होगा पर डे ऑफ डिले, तो ये 50 रुपीज़ होगा, ये 75 रुपीज़ होगा, ये 100 रुपीज़ होगा, या 125 रुपीज़ होगा। सो कॉम्पनसेशन पर डे ऑफ डिले, डिले के पीरियड के लिए हर एक दिन के लिए ये कॉम्पनसेशन का अमाउंट कितना होगा, तो इट विल बी ₹100, 100 रुपये होगा। और इसके लिए कस्टमर को कोई रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं, सो दिस विल बी डन बाय द बैंक ऑटोमेटिकली। सो क्वेश्चन नंबर 23, कार्ड इश्यूअर्स आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म कार्ड होल्डर्स द प्रोसीजर टू रिपोर्ट लॉस, थेफ्ट और अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कार्ड और पिन। तो जो कार्ड इशू करने वाली कंपनी है उनको कार्ड होल्डर को इन्फॉर्म करना होगा वो प्रोसीजर कि अगर कार्ड लॉस होता है या उसकी थेफ्ट होती है या अनऑथराइज्ड उसका यूज़ होता है। फॉर दिस पर्पज़ दे शैल प्रोवाइड मल्टीपल चैनल्स, इसके लिए वो एक से ज़्यादा चैनल्स प्रोवाइड करेंगे। इन चैनल्स में डेडिकेटेड हेल्पलाइन हो सकती है, SMS नंबर्स हो सकते हैं, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स हो सकती है, क्लियरली विजिबल लिंक ऑन द वेबसाइट हो सकता है। तो हमने बताना है इनमें से वो कौन कौन से चैनल्स हैं जो कार्ड इश्यूअर्स प्रोवाइड करेंगे फॉर द कार्ड होल्डर्स। 1 2 3 4 ऑल, 1 2 3 ओनली, 1 2 4 ओनली या 1 3 4 ओनली। तो ये डिफरेंट चैनल्स हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए, तो इनमें से कौन कौन से चैनल्स कार्ड इश्यूअर्स प्रोवाइड करेंगे, तो ये सारे चैनल्स हैं। तो इनमें से किस किस चैनल को प्रोवाइड किया जाएगा। डेडिकेटेड हेल्पलाइन प्रोवाइड किया जाएगा, यस इट विल बी प्रोवाइडेड। SMS का नंबर दिया जाएगा कि यहाँ पे SMS कर सकते हैं, यस इट विल बी प्रोवाइडेड। इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी, यस इट विल बी। क्लियरली विजिबल लिंक देना होगा वेबसाइट के ऊपर, यस दिस ऑल्सो विल बी। सो दिस मीन ऑप्शन A इज द राइट आंसर इन दिस केस। तो ये हमारा आंसर बन गया। Let us now go to next question. For card not present transactions, CNP transaction, banks must have system of two-step verification, biometric authentication, OTP authentication या additional factor of authentication based on information not visible on the card for online card not present transactions. So वो ट्रांजेक्शन जो कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन है, तो बैंक्स को इनमें से किस सिस्टम को अडॉप्ट करना होगा। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का सिस्टम, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का सिस्टम, OTP ऑथेंटिकेशन या एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, कौन सा बैंक को अडॉप्ट करना होगा।
या कार्ड इश्यूर को प्रोवाइड करना होगा एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, तो ये प्रोवाइड करना होगा बैंक को, ये सिस्टम बैंक के पास होना चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिमिटिंग लायबिलिटी ऑफ कस्टमर्स इन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ए कस्टमर इज एंटाइटल्ड टू जीरो लायबिलिटी इफ कस्टमर इन्फॉर्म्स, I am repeating the question. In the context of limiting liability of customers in unauthorized electronic banking transaction, अगर कोई unauthorized banking electronic transaction happen होती है तो कस्टमर की लाइबिलिटी को अगर हमने लिमिट करना है, एक कस्टमर इज एंटाइटल्ड टू जीरो लाइबिलिटी, तो कस्टमर की लाइबिलिटी जीरो होगी इफ कस्टमर इन्फॉर्म्स बैंक विद इन हाउ मेनी वर्किंग डेज ऑफ रिसीविंग बैंक्स कम्युनिकेशन फॉर द ट्रांजेक्शन। अगर बैंक को इन्फॉर्म करता है कस्टमर एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, तो कस्टमर की लाइबिलिटी ज़ीरो मानी जाएगी। वो 2 दिन के अंदर इन्फॉर्म करे, 3 दिन के, 4 डेज या 5 वर्किंग डेज होने चाहिए ये। सो विद इन हाउ मेनी वर्किंग डेज द कस्टमर शुड रिस्पॉन्ड टू कम्युनिकेशन फ्रॉम द बैंक। सो बैंक से जब उसको कम्युनिकेशन मिला कि ये अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन हुआ, उसके कितने पीरियड के अंदर अगर कस्टमर रिस्पॉन्ड कर देता है तो जीरो लाइबिलिटी बनेगी कस्टमर की। सो इट इज़ 3 डेज पीरियड, तो 3 वर्किंग डे में अगर कस्टमर इन्फॉर्म कर देता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन केसेस वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट विद द बैंक और द कस्टमर बट एल्सवेयर इन द सिस्टम एंड व्हेन देयर इज ए डिले of how many working days after receiving bank's communication in notifying the bank of such a transaction, the per transaction liability of the customer shall be limited to the transaction value or the amount. So उन केसेस में जहां ना तो वो गलती कस्टमर की है ना वो गलती कस्टमर की है, लेकिन कहीं और है सिस्टम के अंदर, और डिले इंफॉर्मेशन के अंदर कितने पीरियड का हो, तो उस केस में जो कस्टमर की लायबिलिटी होगी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, ट्रांजैक्शन की वैल्यू तक या एक पर्टिकुलर अमाउंट तक। तो ये पीरियड कितना है जिसके पीरियड अंदर कस्टमर बैंक को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, 2 से लेके 4 दिनों का, 3 से लेके 5 दिनों का, 4 से लेके 7 दिनों का या 5 से लेके 7 दिनों का। तो ये पीरियड रिपोर्टिंग का है, तो यहाँ पे कस्टमर की जीरो लायबिलिटी होगी, और इन केसेस में कस्टमर की लायबिलिटी ट्रांजैक्शन की वैल्यू तक या एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक होगी। तो हमने बताना है तो ये डिले पीरियड कितना है जिसमें कस्टमर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो ये पीरियड है 4 से लेके 7 दिन का। अगर ये इंफॉर्मेशन 4 से लेके 7 दिन के बीच में दी जाती है, 3 दिन के अंदर नहीं दी जाती, 3 दिन के अंदर कस्टमर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। नो क्वेश्चन नंबर 27, कस्टमर लायबिलिटी फॉर अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिपोर्टेड आफ्टर 3 डेज, मैक्सिमम लायबिलिटी फॉर BSBD अकाउंट। तो बैंक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जो है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, तो उसमें बैंक की लायबिलिटी, कस्टमर की लायबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी। अगर वो रिपोर्टिंग करता है आफ्टर 3 डेज, 3 दिन तक तो कोई लायबिलिटी नहीं होती, 3 दिन के बाद अगर वो रिपोर्टिंग करता है तो मैक्सिमम लायबिलिटी 5000 होगी, 2000 होगी, 10,000 होगी या 5,000 होगी, 500 होगी। So how much will be liability of the customer? तो वो रिपोर्टिंग करता है 3 दिन के बाद, और अकाउंट है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। So this liability will be equal to 5,000 rupees, maximum 5,000 रुपए। So it will be limited to 5,000 rupees। किन केसेस में, जहां इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन अनऑथराइज्ड है और रिपोर्टिंग 3 दिन के बाद है। कस्टमर लायबिलिटी फॉर अनऑथराइज्ड बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिपोर्टेड आफ्टर 3 डेज, मैक्सिमम लायबिलिटी फॉर सेविंग बैंक अकाउंट अदर देन BSBD।
अगर ये BSBD अकाउंट नहीं है तो उसके लिए 5000 हुआ। अदर देन BSBD अगर ये अकाउंट है तो फिर कस्टमर लाइबिलिटी मैक्सिमम कितनी होगी? 8000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़ या 5000 रुपीज़? कस्टमर की लाइबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा कितने अमाउंट के लिए होगी? सो क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट शैल बी द आंसर? ये लाइबिलिटी मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000। तो अगर BSBD अकाउंट है तो 5000, अगर सेविंग बैंक अकाउंट अदर देन BSBD है तो 10,000। Customer liability of unauthorized electronic banking transaction reported after 3 days. Maximum liability. The maximum liability for current account of individual. किसी इंडिविजुअल का करंट अकाउंट जिसमें एनुअल टर्नओवर अकाउंट में 25 लाख तक रुपए होगी, तो उस केस में कितनी लाइबिलिटी होगी? सो यहाँ करंट अकाउंट है जिसमें टर्नओवर जो एनुअल है अकाउंट के अंदर 25 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है, तो उसमें कस्टमर की लाइबिलिटी कितनी होगी? 10,000 होगी, 5,000 होगी, 15,000 होगी या 20,000 होगी? सो व्हाट विल बी कस्टमर्स लाइबिलिटी? अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन जहां कस्टमर रिपोर्ट करता है आफ्टर 3 डेज। सो अगर वो 3 डेज में रिपोर्ट करता है देन देर इज नो लाइबिलिटी। आफ्टर 3 डेज अगर वो रिपोर्ट करता है तो लाइबिलिटी विल बी इक्वल टू ₹10,000, 10,000 रुपए की लाइबिलिटी होगी कस्टमर की। ऑप्शन ए इज द आंसर। Customer liability for unauthorized electronic banking transaction reported after 3 days. Maximum liability for current account of individual where turnover is above ₹25 lakh. तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन का वैल्यू, टर्नओवर का वैल्यू अप टू 25 लाख था। अगर वो 25 लाख से ज़्यादा हुआ तो फिर उस केस में कस्टमर की लाइबिलिटी कितनी होगी? 25,000, 30,000, 20,000 या 35,000? तो 25 लाख तक अगर अकाउंट में टर्नओवर है तो 10,000 का है। 25 लाख से ऊपर अगर टर्नओवर है तो फिर कस्टमर की लाइबिलिटी इनमें से कितने अमाउंट के लिए होगी? क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट शैल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30? तो ये लाइबिलिटी बनेगी 25,000 रुपीज़ तक की। तो हियर इट विल बी अप टू ₹25,000। फ्रेंड, आज के लेसन के साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप हमें यहाँ पे मेल कर सकते हैं, वहाँ सूटेबली हम आंसर करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। कस्टमर सर्विस को लेकर के आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। इनमें से कई पूछे जा चुके हैं, कई पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हैं। आई एम श्योर ये क्लास आपको बहुत काम आएगी। अगर आपको क्लास यूज़फुल लग रही है तो फिर क्विकली लाइक बटन को पुश कर दें। अभी और भी हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो अगर आपको आज के सेशन को लग रहा है कि यूज़फुल है तो इसको लाइक कर दें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो YouTube आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के हेल्प से और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन सेशन को दिखाने की कोशिश करता है। तो डायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि आपका लाइक करना मीन्स YouTube के द्वारा हम दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे होते हैं। पर्सनल तौर के ऊपर भी आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। अगर आप हमारी क्लासेस को मिस कर रहे हो तो उसके पीछे रीज़न हो सकता है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन पुश नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी क्लास को मिस ना करें तो पहले तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है और साथ में बेल आइकन को पुश किया है। सो अगर आप बेल आइकन को पुश करेंगे तो हमारे नोटिफिकेशंस आपको सारे के सारे मिलते चलेंगे। तो चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
Customer liability for unauthorized electronic banking transaction reported after 3 days. Maximum liability for credit card with limit above how much rupees restricted to rupees 25,000. तो कस्टमर की लाइबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये होगी अगर रिपोर्टिंग 3 डेज के बाद किया जाता है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट जब कितने अमाउंट की हो उस केस में अबब रुपीज़ 4 लाख, रुपीज़ 6 लाख, रुपीज़ 5 लाख या रुपीज़ 3 लाख। तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर है 4, 6, 5 या 3 तो फिर जो लाइबिलिटी कस्टमर की होगी 25,000 रुपये होगी। तो इसका आंसर क्या बनता है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सो व्हाट शैल बी लाइबिलिटी फॉर दैट। तो ये लाइबिलिटी तो 25,000 है। तो अमाउंट ऑफ लिमिट जब 5 लाख से ऊपर हो अबव 5 लाख। For starting customer service at commencement of business hours, the working hour of staff should be fixed. How many minutes earlier, especially at metropolitan and urban centers, कस्टमर सर्विस ब्रांच के अंदर ऑन टाइम शुरू हो सके, जो बिजनेस आवर्स आपने बताए हुए हैं। तो उसके लिए जो स्टाफ के वर्किंग आवर्स होंगे वो कितने मिनट्स अर्लियर होंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आवर्स से, स्पेशली एट मेट्रोपॉलिटन ब्रांचेस एंड अर्बन सेंटर्स 20 मिनट्स अर्लियर हों, 10 मिनट्स अर्लियर हों, 15 मिनट्स अर्लियर हों या 25 मिनट्स अर्लियर हों। सो कितने मिनट पहले स्टाफ को आना होगा बिजनेस आवर्स के शुरू होने से पहले अर्बन सेंटर्स में और मेट्रोपॉलिटन ब्रांचेस में। तो स्टाफ को आना होगा 15 मिनट पहले, 15 मिनट्स बिफोर। तो उनके 15 मिनट पहले शुरू हो जाएंगे वर्किंग आवर्स ऑफ द स्टाफ। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आवर्स से पहले 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांचेस आर रिक्वायर्ड टू फंक्शन फॉर पब्लिक एट लीस्ट हाउ मेनी आवर्स ऑन वीक डेज एंड ऑन वर्किंग सैटरडेज। सो जब हम बात करते हैं कि ब्रांचों को कम से कम कितने घंटे काम करना होगा वीक डेज के ऊपर और वर्किंग डेज के सैटरडे को, 6 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स या 7 आवर्स। तो कितने घंटे काम करना होगा वीक डेज के ऊपर और वर्किंग सैटरडेज को। सो फॉर हाउ मेनी आवर्स उनको पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। रिक्वायर्ड टू फंक्शन फॉर पब्लिक मिनिमम फॉर 6 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स या 7 आवर्स। तो कम से कम उनको 4 घंटे ये सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। सो कस्टमर सर्विस वो कम से कम 4 आवर्स प्रोवाइड करेंगे ऑन ऑल वीक डेज एंड ऑन वर्किंग सैटरडेज। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हमने कस्टमर सर्विस से रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं। इन 33 क्वेश्चंस के अंदर हमने ऑलमोस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको हमने कवर किया है। इसके अलावा और भी कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो उसके लिए आप इस चैप्टर को 17 नंबर जो चैप्टर है कस्टमर सर्विस के ऊपर, इसको आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो उससे और भी कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आप इसको फॉलो कर पाएंगे। फ्रेंड्स, हमारी ये क्लासेस आपको कैसे लगती हैं, मैराथन की ये क्लासेस वेदर यूज़फुल लगती हैं या यूज़फुल नहीं लगती, तो इसका फीडबैक हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को आप अपना क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज़ कर सकते हो और आप अपना फीडबैक देने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। अगर कोई आपकी जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी क्वेरी डाल दीजिए एंड वी विल सूटेबली आंसर दैट वन। हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसको ज़रूर यूज़ करें। हमारे चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे रेलेवेंट वीडियोस मिल जाते हैं, तो इसको भी ज़रूर यूज़ करें। तो चलिए अब इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।